हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आइए आज, जैसा कि आप लोगों को पता है, वर्कशॉप का आज है क्लास जो है वो वर्कशॉप है। इससे पिछली बार जो क्वेश्चन आप लोगों को मिला था वर्कशॉप का, आज वही क्वेश्चन बोर्ड पे है। आज हम यहाँ उसका थोड़ा सा एनालिसिस आपके सामने रखेंगे और उससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण सवाल भी और आपके सामने रखेंगे। तो बोर्ड पे आप देखिएगा, वहाँ पे क्वेश्चन को बोर्ड पे दिया गया है और विथ आंसर भी दिया गया है। थोड़ा सा उसको विस्तृत ढंग से हम आपके समक्ष अभी रखेंगे। तो आइए, क्वेश्चन नंबर 1। हाल ही में मतलब 18 जून 2021, यानी कहने का मतलब कि लगभग 10 दिन पहले किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना, ध्यान रखिएगा, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना, एक ही दिन 2 प्रोग्राम लॉन्च किया गया है कि शुरुआत की गई है। यानी आपको बताना है कि किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना और मुख्यमंत्री महिला युवा उद्यमी योजना की शुरुआत की है। तो एक आंसर है इसका बिहार। अपने बिहार राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा 18 जून 2021 को युवा उद्यमी योजना और महिला युवा उद्यमी योजना की शुरुआत की गई है। अब आते हैं हम लोग इस योजना के विषय में अन्य जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो आप देखिएगा। तो देखिए, ये योजना शुरू किया गया है बिहार सरकार। क्यों शुरू किया गया है? तो योजना शुरू करने का उद्देश्य है कि बिहार के सभी वर्गों के युवाओं में पुरुष और महिला दोनों, यानी युवा और युवतियां दोनों में उद्यमशीलता का विकास करना है। उद्यमशीलता का विकास अर्थात लोगों को, अर्थात युवाओं और युवतियों को सरकार के तरफ से एक आर्थिक मदद दी जाएगी ताकि वो अपना स्वरोजगार प्रारंभ कर सकें। ठीक है। इसके तहत बिहार सरकार द्वारा प्रत्येक पात्र युवाओं को या महिला युवतियों को 10 लाख रुपया की राशि दी जाएगी। ये 10 लाख रुपए की राशि जो है वो 2 भागों में बटी होगी। इसमें जो 5 लाख यानी आधी राशि जो होगी वो सरकार द्वारा दिया जाने वाला अनुदान होगा। अर्थात आपको सरकार की तरफ से अपना स्वरोजगार, अपना स्व उद्यम प्रारंभ करने के लिए 5 लाख रुपए की राशि जो है वो अनुदान के रूप में दी जाएगी। दूसरी जो 5 लाख शेष राशि होगा वह आपको लौटाना होगा सरकार को, और वो 5 लाख राशि पर आपको सालाना 1% ब्याज देना होगा। ठीक है। यहां भी एक चीज आप लोग गौर कीजिएगा, जो 1% की राशि जो है जो लौटाना है सरकार को, जिस पर 1% का जो ब्याज देना पड़ेगा 5 लाख रुपए पे, वो ब्याज जो होगा केवल और केवल पुरुषों को यानी युवाओं को दिया जाएगा। इससे भी महिलाओं को इससे फ्री रखा गया, अर्थात महिलाओं को कोई भी ब्याज की अदायगी नहीं करनी पड़ेगी। तो चूंकि अभी यहाँ वर्तमान समय में बिहार सरकार द्वारा इस तरह की योजना का प्रारंभ करना जब तक आपके पास होगा, जब तक ये राशि आप लौटा नहीं देते हैं, 1% ब्याज आपको देना होगा सरकार को 5 लाख रुपए पर। महिला नहीं, पुरुष उद्यमियों को, पुरुष युवा बेरोजगारों को जो इस तरह का लोन लेंगे उनको लौटाना होगा। ठीक है। अब ये योजना आपने देखा कि किस तरह की योजना है। अब यदि इस योजना से रिलेटेड जो बात और अन्य पहलू हैं कि आखिर इस योजना के क्या निहितार्थ हैं, बिहार सरकार द्वारा इस योजना को लॉन्च किए जाने से किस तरह के फायदे होंगे,
तो देखिए, सबसे पहला फायदा जो होगा वो होगा बेरोजगारी का शमन, बेरोजगारी का निराकरण। क्योंकि आज भारत ही नहीं, पूरे बिहार में बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और खास कर कोविड-19 का जो विगत 2 साल से जो ये दौर चल रहा है, इसमें तो बड़े पैमाने पर लोग बेरोजगार हुए हैं, नौकरी के अवसर घटे हैं। तो ऐसी स्थिति में बिहार सरकार की ये योजना बड़ा ही कारगर होगी। तो पहला हुआ बेरोजगारी का निराकरण, दूसरा हुआ उद्यमशीलता को बढ़ावा। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि भारत में मात्र 2% लोग जो हैं वो सरकारी सेवा में हैं, और 7% जो लोग हैं कुल, यानी कुल रोजगार का 7% रोजगार जो है वो ऑर्गेनाइज सेक्टर में है, ठीक है। और 93% जो एम्प्लॉयमेंट है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है। लेकिन चूंकि देश में प्रत्येक वर्ष करोड़ों की संख्या में युवा कार्यबल सम्मिलित हो रहा है, इसलिए सरकार का बहुत बड़ा उद्देश्य है कि वो लोगों को, युवाओं को रोजगार दे। और रोजगार देने के लिए सरकार क्या कर सकती है? न तो सभी को सरकारी सेवा नौकरी में रखा जा सकता है, और न ही ऑर्गेनाइज सेक्टर की भी अपनी सीमाएं हैं, बाध्यताएं हैं। तो ऐसी परिस्थिति में सरकार का यह प्रयास है कि वह युवाओं को प्रोत्साहित करे कि वो अपना स्वरोजगार स्थापित करें। स्वरोजगार स्थापित करने से अर्थात प्रत्येक क्षेत्र में युवा जो है अपनी उद्यमशीलता को प्रकट करेंगे, सामने लाएंगे, और उन्हें अपने मन माफिक अर्थात अपनी योग्यता के अनुरूप कार्य करने का भी एक अवसर प्राप्त होगा। तो इस प्रकार यह देश में उद्यमशीलता को बढ़ावा देगा, और यही उद्यमशीलता आगे चलकर भारत को एक विश्व की महाशक्ति बनाने में भी कारगर होगा। और बिहार का सशक्तिकरण भी इसी उद्यमशीलता पर निर्भर है, क्योंकि बिहार में, ठीक है, तो ये बेरोजगारी का निराकरण करेगा, उद्यमशीलता को बढ़ावा देगा, स्वरोजगार को बढ़ावा देगा। और चौथी जो सबसे बड़ी समस्या बिहार में है वो प्रवासन की, माइग्रेशन की। अर्थात बिहार से बड़े पैमाने पर युवा जो है प्रत्येक वर्ष भारत के अनेक शहरों में, बड़े बड़े शहरों में माइग्रेट करते हैं काम करने के लिए, क्योंकि उन्हें यहाँ कार्य का बहुत ज़्यादा अवसर प्राप्त नहीं हो पाता है। तो ये माइग्रेशन की समस्या एक बहुत बड़ी समस्या है। अर्थात बिहार का जो ह्यूमन रिसोर्सेस है वो दूसरे क्षेत्रों के विकास में यूज हो रहा है। तो इसके द्वारा बिहार सरकार जो है वो अपने ह्यूमन रिसोर्सेस का जो लगातार क्षय हो रहा है उसको रोकने में भी सफल होगी। यानी बिहार की प्रतिभा, अपनी प्रतिभा को बिहार में ही, बिहार के लिए ही प्रस्तुत करेंगे, बिहार में ही उसको खपाएंगे। परिणाम स्वरूप यह भी बिहार अर्थात बिहार के ह्यूमन रिसोर्सेस के संरक्षण में को देखते हुए भी यह काफी कारगर होगा। और दूसरी बात, अभी कोविड-19 के दौर में बड़े पैमाने पर बिहारी जो मजदूर हैं वो बाहरी राज्यों से, बाहरी शहरों से बड़े पैमाने पर बिहार लौटे, लेकिन उन्हें निराशा हाथ लगती है कि यहाँ उनको काम करने के लिए कोई अवसर प्राप्त नहीं होता है। यदि अवसर भी है, योग्यता भी है, तो उनके पास धन का अभाव होता है। तो सरकार ने इस पहलू पर गंभीरता से विचार करते हुए इस तरह के कार्यक्रम शुरू किए हैं जो काफी सराहनीय है। सिर्फ एक बात ध्यान रखने की बात है कि बिहार ही नहीं, भारत में अब तक जितने भी बेरोजगारी या गरीबी के निदान के लिए जो कार्यक्रम चलाए गए, ये कार्यक्रम तो देखने में बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं और बहुत अच्छा कार्यक्रम होता है, लेकिन इन कार्यक्रमों से आशातीत सफलता, यानी कहने का मतलब है कि जो सफलता इनको मिलनी चाहिए थी वो प्राप्त नहीं हो पाती है। तो जो सबसे बड़ा मुद्दा है कि सरकार की एजेंसियां या सरकार के विभाग, सरकार के द्वारा इस योजना का उचित कार्यान्वयन, पारदर्शी तरीके से योजना को क्रियान्वित करने पर फोकस करना चाहिए। तो मुझे लगता है, और अब ऐसा है भी, कि निश्चित रूप से योजना काफी सफल होगी और बिहार के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करेगी।
ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। फ्लाइंग सिख। फ्लाइंग सिख, गौर कीजिएगा आप लोग, फ्लाइंग सिख के नाम से मशहूर किस भारतीय धावक का हाल ही में चंडीगढ़ में निधन हो गया? तो इसका आंसर है मिल्खा सिंह। देखिए, ये बड़ा ही दुखद बात है, और दुखद इस मायने में है कि कोविड-19 का जो प्रकोप पूरे विश्व में आया, और जहां तक भारत का प्रश्न है, तो भारत में जो सेकेंड स्ट्रेन जो अभी इसका दिख रहा है या चल रहा है, इसके दौरान बड़े पैमाने पर जान माल की क्षति हुई है। बहुत से लोग असामयिक मृत्यु का शिकार हुए हैं। बहुत से अपने रिश्तेदार या जान पहचान के लोग अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। तो इसी दौर में भारत की अनेक नामचीन हस्तियां भी, जो सेलिब्रिटीज हैं हमारे, जो हमारे प्रेरणा स्रोत रहे हैं, इनमें से कुछ लोग भी असामयिक मृत्यु का शिकार हुए। इन्हीं में से एक महत्वपूर्ण नाम है मिल्खा सिंह, जिसे फ्लाइंग सिख के नाम से भी जाना जाता था। मिल्खा सिंह को उनकी तेज रफ्तार या तेज दौड़ के कारण पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान द्वारा फ्लाइंग सिख की उपाधि दी गई थी। दुर्भाग्य से 18 जून 2021 को कोरोना से इन्फेक्टेड होने के बाद और कोरोना निगेटिव होने के बाद ये दुनिया से चल बसे। चंडीगढ़ में इन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। तो ये काफी दुखद रहा है। मिल्खा सिंह के विषय में तो बहुत सी बातें हैं, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण बात है जो आप गौर कीजिएगा। तो सबसे बड़ी बात है कि इन्होंने 1958 के राष्ट्रमंडल खेल में 1958 के राष्ट्रमंडल खेल में इन्होंने पहली बार पीला तमगा हासिल किया था। ठीक है। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है कि मिल्खा सिंह ने 4 बार एशियाई खेल में स्वर्ण पदक जीता था। 4 बार एशियाई खेल में स्वर्ण पदक जीता था। ठीक है। 1959 में इनके बेहतरीन सफलता को देखते हुए भारत सरकार ने इन्हें पद्मश्री से नवाजा था। ठीक है। इनका जन्म जो है वो अविभाजित भारत में, यानी वर्तमान में वो क्षेत्र अभी पाकिस्तान में है, वहां इनका जन्म हुआ था। मिल्खा सिंह पे कई फिल्में भी, कई डॉक्यूमेंट्री भी बन चुकी है। एक फिल्म, बड़ा चर्चित फिल्म था, भाग मिल्खा भाग। इसके अलावे मिल्खा सिंह के पुत्र जीव मिल्खा सिंह जो हैं, वो अभी भारत के एक बेहतरीन गोल्फर हैं, और गोल्फ के खेल में उन्होंने भी अनेक कारनामे दिखाए हैं। परिणाम स्वरूप भारत सरकार ने उन्हें भी पद्मश्री से नवाजा है। तो इस प्रकार पिता और पुत्र दोनों ही पद्मश्री से नवाजे गए हैं। तो फ्लाइंग सिख के नाम से मिल्खा सिंह 18 जून 2021 को हमारे बीच नहीं रहे, जो हमारे लिए काफी दुखद है। और संभवतः मेरा तो मानना है कि स्वतंत्र भारत के यदि कुछ महत्वपूर्ण सेलिब्रिटीज हैं तो उनमें एक नाम मिल्खा सिंह का अवश्य ही रहेगा। ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3।
इस व्यक्ति को संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ का दोबारा महासचिव चुना गया है? तो देखिए इसका आंसर है एंटोनियो गुटरेस। एंटोनियो गुटरेस। एंटोनियो गुटरेस संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव 5 साल पहले निर्वाचित हुए थे। दोबारा इन्हें संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव निर्वाचित किया गया है। ठीक है। एंटोनियो गुटरेस पुर्तगाल के रहने वाले हैं। इनका दूसरा कार्यकाल 1 जनवरी 2022 से 31 दिसंबर 2026 तक हो रहेगा। यूएनओ यानी संयुक्त राष्ट्र संघ के नाम से आप लोग भली भांति परिचित होंगे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पश्चात 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना की गई थी। यूएनओ दुनिया में शांति की स्थापना से संबंधित है या विश्व में या होने वाले विश्व के किसी भी स्थान पर होने वाले युद्धों या युद्ध की आशंका को यह रोकने का प्रयास करता है। वर्तमान में यूएनओ का 193 यानी यूएनओ के वर्तमान सदस्यों की संख्या 193 है और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क यूएसए के न्यूयॉर्क में है। यूएनओ की एक अपनी आधिकारिक भाषा है, अर्थात विश्व में बोली जाने वाली कुछ भाषाओं को इसने अपना ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित किया है, जिसमें शामिल है अरबी, चीनी, अंग्रेजी। गौर कीजिएगा, यूएनओ का ऑफिशियल लैंग्वेज अरबी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रेंच, स्पेनिश और रूसी, यानी 6 भाषाओं को इसने अपना ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित किया है। ठीक है। यूएनओ का प्रमुख को महासचिव के नाम से जाना जाता है और वर्तमान में एंटोनियो गुटरेस जो हैं वो दोबारा महासचिव के लिए चुने गए हैं। ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। जियो पारसी योजना क्या है? क्वेश्चन है जियो पारसी योजना क्या है? तो इसका आंसर है, देखिए, पारसी समुदायों के लिए आबादी बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन, यानी जियो पारसी योजना जो है वो पारसी समुदायों को अपनी आबादी बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए शुरू की गई है। इसे ही जियो पारसी योजना का नाम दिया गया है। ठीक है। 2013 में केंद्र सरकार द्वारा इस योजना की शुरुआत की गई थी। 2000, जैसा कि आप लोगों को हम बता दें, 2011 की जनगणना के अनुसार हमारे देश में पारसी समुदाय की आबादी मात्र 57 लाख थी, जो आज़ादी के समय में 1.5 से 2.5 लाख के करीब थी। वो घटकर 2011 में मात्र 57,57,000 हो गई। सरकार द्वारा इस पर यह बहुत चिंता की बात रही कि पारसी समुदाय की आबादी दिनों दिन घट रहा है, क्योंकि भारतीय संस्कृति के एक अभिन्न अंग के रूप में पारसी समुदाय हैं। अतः सरकार ने इनकी आबादी को बढ़ाने के लिए जियो पारसी